हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 7 और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइज। अब मार्किंग स्कीम की बात करें तो ये वाला टॉपिक आप लोग को 3 मार्क्स के अंदर देखने को मिलेगा। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह फीचर्स भी पूछे ना, मतलब समझ लेना यही क्वेश्चन है। और 1 मार्क्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल एंटरप्राइज क्या होता है ना, वो पूछा जाता है। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से समझना वीडियो को। और इसके अंदर एक और क्वेश्चन इन्वॉल्व हो जाता है जो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी 11th कॉमर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस न्यू बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग अकाउंट, सेट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाते हैं। और बैच में कैसे ज्वाइन होना है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में ना हमारे ऐप की लिंक देके रखी है, यूजीटी नाम से आपको प्ले स्टोर पे हमारी ऐप मिल जाएगी। जाके डाउनलोड कीजिए और हमारी न्यू बैच में ज्वाइन हो जाइए। और अगर आप लोग ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्द से जल्द कर लेना और ये वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं ना सबको भेज देना, जिसकी वजह से उनकी भी हेल्प हो जाए। और आपका एक सब्सक्राइब जो है वो हमको मोटिवेट करता है कि आपके लिए हम ऐसे ही वीडियोस लेकर के आए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल एंटरप्राइज होता क्या है, इसका मीनिंग देखते हैं। तो याद रखना, कोई भी ऐसा बिजनेस यूनिट जो अपने बिजनेस को एक्सपांड करता है, एक्सपांड मतलब कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाता है, बिजनेस की एक्टिविटीज को बढ़ाता है पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बाहर, मतलब एक कंट्री के बाहर, अपनी जो ओन कंट्री है, मतलब होम कंट्री हम लोग जिसको कहेंगे, जहां से उसकी शुरुआत हुई है, उसके बाहर जब वो अपने बिजनेस एक्टिविटीज को बढ़ाता है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बाहर बढ़ाता है, उसको अपने ग्लोबल एंटरप्राइज कहते हैं। अगर मान लो एग्जाम में 1 मार्क का मीनिंग आया ना, तो ये वाला आप लोग मीनिंग परफेक्ट लिख लेना, 1 मार्क पूरे मिल जाएंगे। आगे बात करें तो बिजनेस एंटरप्राइज है ना, वो कितने तरह की होती है, तो एक होती है डोमेस्टिक एंटरप्राइज और दूसरी होती है ग्लोबल एंटरप्राइज। और ग्लोबल एंटरप्राइज 3 तरह की हो सकती है, या तो इंटरनेशनल हम लोग एंटरप्राइज को कहे, या मल्टीनेशनल एंटरप्राइज, या ट्रांसनेशनल एंटरप्राइज। इस तरह से 3 अलग अलग तरह की होती है। मैं तीनों के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूं, पर पहले हम लोग देख लेते हैं डोमेस्टिक और लोकल एंटरप्राइज क्या होता है। तो देखो, कोई भी ऐसी एंटरप्राइज जो बिजनेस, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को कंट्रीज की पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर करे, उसको डोमेस्टिक एंटरप्राइज कहते हैं। जैसे बहुत से ऐसे बिजनेस है अपने इंडिया में जो कंट्री के अंदर ही है, ठीक है, तो उनको डोमेस्टिक एंटरप्राइज कहा जाएगा। उनकी कोई और ब्रांच नहीं है दूसरी कंट्री में, ना ही वो दूसरी कंट्री में अपने बिजनेस को चलाते हैं, ठीक है। देन बात करें तो नॉर्मली बेस्ड ऑन द कंट्री बिजनेस एनवायरमेंट देयर बिजनेस पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड। यानी कि ये जो डोमेस्टिक एंटरप्राइज होती है ना, वो पहले कंट्री के बिजनेस को एनवायरमेंट, मतलब बिजनेस का जो एनवायरमेंट होता है वो देखती है और उस हिसाब से अपनी पॉलिसीज को बनाती है। तो शॉर्ट में याद रखना, ऐसी कोई भी बिजनेस या ऐसी कोई भी एंटरप्राइज जो अपने कंट्री की ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेस्टिक और लोकल एंटरप्राइज कहते हैं। देन बात करें तो ग्लोबल एंटरप्राइज क्या होता है। तो जब भी कोई बिजनेस यूनिट अपने बिजनेस को एक्सपांड करता है, ठीक है, अलग अलग पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बाद, तो उसको ग्लोबल एंटरप्राइज भी कहते हैं, साथ साथ में इसको इंटरनेशनल एंटरप्राइज भी कहते हैं। क्लियर। दूसरा देके रखा है मल्टीनेशनल एंटरप्राइज, यानी क्या, तो देखो, डोमेस्टिक बिजनेस का अच्छा खासा एक्सपीरियंस यूज करके कोई अपने बिजनेस को अलग अलग कंट्रीज में बढ़ाता है, ग्लोबल एंटरप्राइज बनाता है, अपने विंग्स को अलग अलग कंट्री, फॉरेन कंट्रीज में फैलाता है, यानी कि अपने बिजनेस को अलग अलग जगह पे एक्सपांड कर रहा है, अलग अलग कंट्रीज में एक्सपांड कर रहा है, तो उसको मल्टीनेशनल एंटरप्राइज कहते हैं। जिसमें मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इसका एग्जांपल हुआ कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है वो अलग अलग कंट्रीज में आपको देखने को मिल जाएगी। फिर है ट्रांसनेशनल एंटरप्राइज। इसका मतलब क्या होता है पता है, ये ऐसे बिजनेस होते हैं जो अपने बिजनेस के जितने भी प्रोडक्ट्स है वो अलग अलग कंट्री में सेल करते हैं, वर्ल्ड के अंदर अलग अलग कंट्रीज में उनका इन्वेस्टमेंट भी होता है, एंड दे आर सच ऑर्गेनाइज्ड विच यूज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड वेल्थ ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। और पूरे वर्ल्ड के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सब लोग पूरे वर्ल्ड का यूज करते हैं। अलग अलग कंट्री में, जो कंट्री में जाते हैं वहां पे उनकी जमीन होती है, वहां के लेबर्स उनके लिए काम करते हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं, प्रॉफिट भी कमाते हैं पूरे वर्ल्ड मार्केट से। इसमें ना मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं ट्रांसनेशनल एंटरप्राइज का। कोको कोला और पेप्सी, ये 2 कंपनी ऐसी है
जो पूरे वर्ल्ड में। और जिसमें बात करूं कोको कोला, पता है आपको हर जगह पे आपको कोको कोला देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ऐसी काफी सारी ट्रांसनेशनल कंपनी है जैसे नेस्ले हो गया, ठीक है, ये भी बहुत सारी कंट्रीज में आपको देखने को मिल जाएगी। तो याद रखना ग्लोबल एंटरप्राइज तीन तरह की होती है, या तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसके तीन नाम है, ठीक है, इंटरनेशनल एंटरप्राइज, मल्टीनेशनल एंटरप्राइज और ट्रांसनेशनल एंटरप्राइज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइज क्या देकर रखा है, तो पहला है बिजनेस इन मोर देन वन कंट्रीज। ये तो बहुत इजी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि जो ग्लोबल एंटरप्राइज होती है ना, वो बड़े लेवल पे अपने बिजनेस को करती है, इंटरनेशनल लेवल पे, और वो अपने बिजनेस को अलग अलग कंट्रीज में कंडक्ट करती है अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट प्रायोरिटी, तो जो ग्लोबल एंटरप्राइज होती है ना, वो प्रायोरिटी रीजनल एस्पेक्ट्स को ज्यादा देती है व्हाइल मेकिंग इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि रीजनली हर एक दुकान तक रीजनली वो कैसे पहुंच सके, कैसे वो अपना इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे काफी ज्यादा ध्यान देते हैं, काफी प्रायोरिटी देते हैं। और हर कंट्री के अलग अलग रिलीजन होते हैं, सोशल स्ट्रक्चर अलग होता है, इकोनॉमिक एंड बिहेवियरल सेटअप अलग होता है। और तो गवर्नमेंट एंटरप्राइज ये सारी चीज को ध्यान रखती है, सब चीज का नोट रखती है, और उस हिसाब से अपने बिजनेस को एक्सपांड करती है। हर एक रिलीजन का ध्यान रखते हुए, हर एक सोशल स्ट्रक्चर का ध्यान रखते हुए वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करती है। क्लियर। नेक्स्ट है नंबर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, साइज एंड स्केल। तो जो ग्लोबल एंटरप्राइज होती है ना, उसका साइज सीधी सी बात है काफी बड़ा होता है, बड़े लेवल पे ये बिजनेस करते हैं। और ज्यादातर केसेस के अंदर पता है आपको, बहुत सी कंट्री की नेशनल इनकम, यानी कि जो छोटी छोटी कंट्रीज होती है उनकी नेशनल इनकम कम होती है, इनका जो सेल होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब कि मैं बात करूं कोको कोला की, तो कोको कोला इतनी बड़ी कंपनी है, तो बहुत सी छोटी कंट्रीज की नेशनल इनकम नहीं होती होगी जितना उसका सेल होता है। ठीक है, आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी। एप्पल की बात कर लो, तो एप्पल वाला भी क्या है कि इतने बड़े लेवल पे वो बिजनेस कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में हर जगह फैल गया है, तो वो इतना बड़ा हो गया है कि बहुत सी छोटी कंट्रीज की नेशनल इनकम उसके सेल से कम है, उसके टर्नओवर से कम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें नंबर 4, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी। पता है आपको, जो ग्लोबल एंटरप्राइज होती है ना, वो फाइनेंशियली साउंड होती है, यानी कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है। ठीक है, बहुत परफेक्ट होती है, उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, और बहुत सी बार वो लोग ना छोटे कम प्रॉफिट पे या तो फिर लॉस करके भी बिजनेस को चलाते हैं, जिससे उनका मार्केट जो शेयर है वो बढ़ पाए। मतलब मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो लोग लॉस में भी बेचने को तैयार होते हैं, और उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके बाकी सारे कंट्रीज में अच्छे खासे बिजनेस सेटअप है। देन एज दे हैव वेरी साउंड फाइनेंशियल बैकिंग, उनका बहुत अच्छा साउंड फाइनेंशियल बैकिंग था। दे कैन प्रोड्यूस एंड सेल ऑन अ मासिव स्केल। ये जो कंपनीज होती है, जो ग्लोबल एंटरप्राइज है, वो साउंड फाइनेंशियल बैकिंग, यानी कि उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होता है, तो ये बहुत बड़े लेवल पे बाकी सब कंट्रीज के अंदर बेचते हैं। देन बात करें नंबर 5। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 GSEB कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और OCM। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहां पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और OCM पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो, तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो प्ले स्टोर पे जाकर के UGT नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है। ठीक है, और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना, तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं, और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट
रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। आपको पता है इनके पास ना पैसा काफी होता है, मतलब इकोनॉमिक पावर, मतलब पैसा हम कहेंगे काफी होता है, तो उसकी वजह से पॉलिटिकल रीच भी उनकी अच्छी होती है। ठीक है, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनके साथ उनकी बहुत अच्छे संबंध होते हैं, रीच अच्छी होती है, और बहुत से केसेस में ना कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी वो लोग बदल देते हैं। मतलब उनके हाथ में होता है कि कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी को उनके फायदे के लिए बदलना है। कैसे? तो पॉलिटिकल लीडर्स को इन्फ्लुएंस करके। ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स को हम कह सकते हैं पैसा वैसा खिला के, पॉलिटिकल लीडर्स को समझा के वो कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी बदल सकते हैं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली पैसा पावर माना जाता है। देन लॉयल्टी। Global enterprise do business with number of countries, but many times they are not loyal to these countries. सीधी सी बात है कि वो कितनी सारी कंट्रीज में अपने बिजनेस को करते हैं, पर वो सारी कंट्रीज से लॉयल नहीं होते। वो सिर्फ और सिर्फ उनकी लॉयल्टी सबसे ज्यादा उनकी पेरेंट नेशन से होती है। पेरेंट नेशन यानी कि होम कंट्री, जहां से उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। जैसे बात करें तो ये गूगल, यूट्यूब, मतलब गूगल का ये यूट्यूब, व्हाट्सएप ले लो, फेसबुक, ये सारे लोग ना अमेरिका से बहुत वफादार है। अगर अमेरिका के साथ अपना वॉर हो जाता है ना, तो सब बंद हो जाएगा अपनी कंट्री में। सोचो, इस वजह से चाइना वाला जो है ना, उसकी कंट्री में गूगल नहीं चलता, ना यूट्यूब चलता है, ना व्हाट्सएप चलता है। चाइना वाले ने खुद की अपनी सारी एप्स निकाल के रखी हुई है। ठीक है, तो हम ऐसा ये एग्जांपल ले सकते हैं कि इनकी जो लॉयल्टी होती है ग्लोबल एंटरप्राइज की, वो खुद की कंट्रीज से ज्यादा होती है। ठीक है, दूसरी कंट्रीज का इतना वो अच्छा नहीं सोचते जितना खुद की कंट्री के बारे में सोचते होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़े तो नंबर 7 है एमर्जेंस इन डेवलप कंट्रीज। अब सीधी सी बात है, ग्लोबल एंटरप्राइज जो है उनकी शुरुआत ही डेवलप कंट्रीज से हुई थी, तो वो लोग सबसे ज्यादा ध्यान और सबसे ज्यादा बिजनेस वो किस कंट्री में करते हैं? ऐसी कंट्रीज जो डेवलपिंग है या अंडर डेवलप कंट्रीज है वर्ल्ड के अंदर। नंबर 8 है मैसिव एक्सपेंडिचर ऑन R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो ग्लोबल एंटरप्राइज होती है ना, वो अपना जो भी इनकम हो रही है या टर्नओवर हो रहा है, उसका काफी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पीछे, जिसको R&D कहते हैं, और वो अपनी नॉलेज को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते जाते हैं, और काफी सारा उनका इनकम से खर्चा जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जाता है। और हम ऐसा कहेंगे कि वो लोग हर बार नई नई प्रोडक्ट सेटअप करते हैं, नई प्रोडक्ट्स लाते हैं, नई तरह की सर्विस लाते हैं, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहते हैं। जैसे अभी नहीं, एप्पल ने ना वो जो चश्मे निकाले थे जिसमें पूरा टच चले, जिसको AR ग्लासेस है ऐसा कुछ था। ठीक है, एक नई टेक्नोलॉजी निकाली। फिर सैमसंग वाले ने फोल्ड वाले फोन निकाले थे। तो आप देख सकते हो कि डे बाय डे टेक्नोलॉजी जो है ना वो बढ़ती जा रही है। कैसे? तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां है वो बहुत पैसा खर्च करती है अपने रिसर्च के पीछे, नई प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के पीछे। बहुत सी ऐसी कंपनी है जो मार्केट में रोबोट्स लेके आ रही है जो हमारा काम और ज्यादा इजी कर दे। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि जितना ज्यादा रिसर्च पे पैसा खर्च करते हैं उतना ज्यादा वो नई टेक्नोलॉजी मार्केट में ला पाते हैं, और इनके पास अच्छी खासी इनकम होती है, तो वो अच्छा खासा पैसा भी खर्च करते हैं रिसर्च के पीछे। देन है नंबर 9 चेंज इन द लाइफस्टाइल। पता है, ये जो इंटरनेशनल कंपनीज होती है, ग्लोबल एंटरप्राइज होती है, वो अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विस को डेवलप करते हैं और चेंज लाते हैं सोसाइटी में। यानी कि लोगों की लाइफस्टाइल जो है ना वो चेंज हो जाती है इन बिजनेसेस की वजह से। एंड फॉर दैट ग्लोबल एंटरप्राइज स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक नेसेसिटी। और ग्लोबल एंटरप्राइज पहले देखते हैं कि लोगों को सबसे बेसिक चीज की क्या जरूरत है। लोग जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में अपने मोबाइल फोन यूज करते हैं, किसकी वजह से? ग्लोबल एंटरप्राइज की वजह से। मतलब जो चाइना ने शुरू किया, अमेरिका ने शुरू किया, फिर आज की डेट में हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, किसकी वजह से? ग्लोबल एंटरप्राइज। कार का यूज कर रहे हैं ग्लोबल एंटरप्राइज की वजह से। तो बहुत बड़े लेवल पे ग्लोबल एंटरप्राइज फैल चुकी है और हमारी लाइफस्टाइल को बदल सकती है अपने नए प्रोडक्ट्स को ला करके। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स फिनिश होती है। अब अपने देखते हैं इंडिया एंड ग्लोबल एंटरप्राइज, क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में। अब देखो एग्जाम के अंदर ना ये क्वेश्चन 2 मार्क में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइज इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इसमें से आप 2 मार्क का कोई भी पॉइंट अच्छा सा ढूंढ के बना के लिख लो, क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के अंदर ग्लोबल इकोनॉमी का, वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। और याद रखना, जब भी 2 मार्क का क्वेश्चन आता है ना, तो आपको लिखने होता है टोटल 4 पॉइंट। तो इसमें से कोई भी 4 पॉइंट अच्छे से निकाल के लिख लेना, तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और इसके पहले जो अपने ने क्वेश्चन पढ़ा ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइज, उसमें आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 पॉइंट, और अगर आप अच्छा खासा कंटेंट लिख रहे हैं तो 3 हेड पॉइंट्स और अंदर काफी अच्छा कंटेंट लिखना रहता है। मतलब 3 मार्क का जो क्वेश्चन होता है वो 1 पेज का होना चाहिए, और 2 मार्क का क्वेश्चन 50% पेज, मतलब आधा पेज, या तो 75% तक आप भर सकते हो। क्लियर? चलो बात करते हैं, पहला पॉइंट है प्रायर टू 1991, यानी कि 1991 से पहले। अच्छा, 1991 में क्या हुआ था?
एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया था और उसके बाद अपनी कंट्री में आती है ग्लोबल एंटरप्राइज। पर उस टाइम पे उसके पहले ना बहुत स्लो था, 1991 से पहले, मतलब एलपीजी आने के पहले जो था वो बिजनेस नहीं कर पाती थी कोई भी फॉरेन कंपनीज इंडिया के अंदर। एंड आफ्टर एडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, और इंडिया में जब एलपीजी आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आता है, तो अपनी कंट्री में ग्लोबल एंटरप्राइज तेजी से बढ़ना चालू हो जाती है। बहुत जल्दी से अपनी कंट्री में फॉरेन की कंपनियां आना स्टार्ट हो जाती है और ग्लोबल एंटरप्राइज को अपने इंटरनेशनल कंपनीज भी कहते हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज भी कहते हैं। एंड व्हेन अ लिस्ट ऑफ सच कंपनीज मेड, देयर कैन बी टू वेज ऑफ मेकिंग इट। जब हम लोग अलग अलग कंपनीज की लिस्ट बनाते हैं ना, तो हमको दो ही तरह की बिजनेस या दो तरह की कंपनीज देखने को मिलती है। सबसे पहला है कि कंपनीज फ्रॉम अदर कंट्री, दूसरी कंट्रीज की कंपनी एक तो हमको देखने को मिलती है जो अपने यहाँ पे बिजनेस कर रही है, ठीक है, जैसे कि हो गया कोको कोला, पेप्सी, मैकडॉनल्ड्स। अब देखो नोकिया का तो जमाना गया, ठीक है, नोकिया कोई यूज नहीं करता, अपने इसकी जगह सैमसंग लिख सकते हैं, ठीक है, सैमसंग भी एक दूसरी कंट्री की कंपनी है। फिर सोनी, जनरल मोटर्स, ठीक है, ऐसी काफी सारी कंपनियां जो इंडिया में बिजनेस करती है। तो दूसरी हो गई। दूसरी है इन रिसेंट ईयर्स इंडियन ओरिजिन कंपनी, अपनी इंडिया की खुद की कंपनी भी काफी डेवलप हुई है, जैसे इंफोसिस, रिलायंस, मारुति, विप्रो, ओएनजीसी, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, ठीक है, ऐसी काफी सारी कंपनीज जो है इंडिया की शुरू हुई है और उन्होंने अपने बिजनेस को दूसरी कंट्रीज में स्प्रेड किया, जैसे रिलायंस है, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ये लोग दूसरी कंट्रीज में भी अपनी कार्स बेचते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो बेचा करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें तो नंबर ऑफ इंडिया बेस्ड बिजनेस हाउसेस आर डेवलपिंग देयर बिजनेस एक्टिविटीज इन फॉरेन मार्केट, और अपने कंट्री के काफी सारे बिजनेस है, जैसे अदानी ले लो, वो भी अपने काफी सारे बिजनेस दूसरी कंट्रीज में भी चलाता है और वहां से भी पैसा कमाता है, ठीक है। तो दूसरी कंट्रीज में भी अपने बिजनेस हाउसेज अपने मार्केट को एक्सपांड कर रहे हैं। एंड दिस एंटरप्राइज आर सप्लाइंग प्रोडक्ट एंड सर्विस टू मेनी कंट्रीज, और बहुत सारी कंट्रीज को प्रोडक्ट्स अपने इंडियन कंपनी की बिक रही है, ठीक है, वहां जाके बिक रही है। और जो सेल्स और इनकम है ग्लोबल एंटरप्राइज का, पर फिर भी हम लोग बात करें तो जो फॉरेन कंपनी का सेल्स और बिजनेस है वो इतना ज्यादा है कि अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री उसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत बड़े लेवल पे वो अपनी कंट्री में और दूसरी कंट्रीज में बिजनेस करते हैं। तो हम ऐसा कहेंगे कि ग्लोबल एंटरप्राइज जो है वो प्रूव करते हैं कि वो ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा है, उनकी मार्केट में इमेज जो है वो अच्छी है और उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिससे वो बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया। तो आज के इस वीडियो में अपने ने मेनली मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइज देखा और साथ साथ में देखा कि इंडिया के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है ग्लोबल एंटरप्राइज का, कैसे ग्लोबल एंटरप्राइज आई। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।